कमरे में फूलों की भी खुशबू फैली हुई थी। घर में रात के 2 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटे और खामोशी का राज था। हालांकि ये शादी का घर था, मगर इतनी रात बीत जाने के कारण सभी लोग अब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। इस छोटे से घर की दूसरी मंजिल पर 3 ही कमरे थे। इन तीनों कमरों में से बीच वाला कमरा फैज़ अहमद अली का कमरा था और इस वक्त वो अपने कमरे में दरवाजे से टेक लगाए, दोनों हाथ सीने पर बांधे, दिलचस्पी से वो मंजर देख रहा था जिसे देखने के लिए बिल्कुल वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। वो तो पहली रात का दूल्हा था, नहा धोकर तैयार, अपने बाल सलीके से जमाए, लबों पर धीमी मुस्कान सजाए। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसके दिमाग में बस यही ख्याल था कि इसकी बीवी अपने शानदार ब्राइडल ड्रेस में बेड पर बैठी इसका इंतजार कर रही होगी। उसका जोड़ा ही कई लाख का था। ये इसने शादी के समारोह के दौरान सुन लिया था और ये सुनकर वो मुस्कुरा भी दिया। क्यों ना होता, आखिर वो आज़म अफरीदी की इकलौती बेटी थी, शहर के सबसे प्रसिद्ध बिजनेसमैन की बेटी। अपनी शादी पर सारे शौक पूरे करना इसका हक था और इसने पूरे किए भी थे। ये तो इस वक्त फैज़ अहमद अली को इसे देखकर अंदाज़ा हो रहा था। अपना भारी लहंगा उठाए वो फूलों से सजी हुई सीढ़ियों से गुजरकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ जा रही थी। क्या बात है, आप काफ़ी गुस्से में लग रही हैं। मुझे आने में ज़रा देर हो गई, बस कुछ दोस्तों ने घेर लिया था। धीरे से कहते वो 2 कदम आगे बढ़ा। वो जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने सर पर टिका हुआ जरी का दुपट्टा खींचकर उतार रही थी, अचानक पलटी। खबरदार, जो 1 कदम आगे बढ़ाया वहीं खड़े रहो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। इस दिल में इतनी नफरत थी, गर्मी थी कि फैज़ अहमद अली के उठते कदम रुक गए। इसने हैरत से सामने खड़ी अपनी दुल्हन को देखा, जो सुर्ख रंग के जरी वाले लिबास में आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। बहुत नफासत से किया गया मेकअप इसके रूप को और निखार रहा था। सोने के जेवरात से सजा इसका वजूद इस वक्त आग की लपटें बना हुआ था। इसकी नीली आंखें इस वक्त जलती हुई महसूस हो रही थीं। लबों पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। हाँ, मगर इसके बावजूद सुर्ख लबों का खूबसूरत कटाव दूर से ही साफ हो रहा था। इसकी उठती हुई सीधी नाक पर हमेशा की तरह घमंड सजा था, मगर आज उस घमंड में कुछ और भी था। फैज़ 1 कदम और आगे बढ़ा। आखिर आपको इतना गुस्सा किस चीज़ का है? मैं आपको पानी देता हूँ, आप बैठ जाएं। एक बार फिर धीरे से कहता वो साइड टेबल की तरफ मुड़ा था, जहाँ पानी का जग रखा था। जवाब में एक नफरत से भरी आवाज़ उसके कानों से टकराई। सेवा करना तुम्हारा पेशा है और तुम्हारी औकात भी, मगर इस बार तुमने औकात से बड़ा हाथ मारा है ना? तुम्हें क्या लगता है जो कुछ तुम चाहते हो वो इतनी आसानी से हो जाएगा? मगर मैं अमायरा अफरीदी हूँ, शायद तुम्हें मुझे समझने में कोई गलतफहमी हुई। वो गुस्से से कहती, अपने कानों में पहने झुमके नोचकर फेंक रही थी। फैज़ ने मुड़कर एक नज़र से देखा। वो जवाब देती ड्रेसिंग टेबल की तरफ अपना रुख फेर चुकी थी। ज्वेलरी नोच कर फेंकते अब वो अपना मेकअप साफ कर रही थी। बहुत बेरहमी से और क्रूरता से फैज़ को अफसोस हुआ। इसने अभी तक जी भर के अपनी बीवी को दुल्हन के रूप में देखा भी ना था और वो अपना रूप बर्बाद करने पर तुली थी। इस समय मेरा कोई कसूर नहीं है, और वैसे भी आप तो ये चाहती थी ना। अब की बार वो मजबूत अंदाज में बोला था। बेशक वो हैसियत में इससे कम था। अगर वो इसके मालिक की बेटी थी तो वह फैक्ट्री में एक मामूली मैनेजर था, जिसकी तनख्वाह से मुश्किल से इस घर की रोजी रोटी चलती थी। और वो अमायरा अफरीदी थी, जितनी फैज़ अहमद अली के महीने भर की तनख्वाह थी। इतने पैसों का तो वो एक बार में किसी रेस्टोरेंट में बैठे अपने दोस्तों को खाना खिला देती थी। इसकी नफरत, इसका गुस्सा करना जायज़ था, मगर नहीं, इतना भी जायज़ नहीं। ये सब कुछ इसकी अपनी इच्छा थी। फैज़ अहमद अली ने बीच का फासला पार किया तो वो गुस्से से पलटी थी। मैंने कहा ना, दूर रहो, अपनी हद में रहो। पापा जान ने भावनाओं में आकर जो गलत फैसला किया है, बहुत जल्द इन्हें इसका एहसास हो जाएगा और इस वक्त वो तुम्हें धक्के मारकर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देंगे और तलाक के कागजात बनवाने के लिए भी इन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। खड़े खड़े तलाक दिलवाएंगे वो तुमसे मुझे। इसलिए ज़्यादा गुस्से में होने की ज़रूरत नहीं है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अपने लहंगे को दोनों हाथों से उठाते
वो बाथरूम की ओर पलटी थी और फैज़ अहमद अली की बर्दाश्त यहीं तक थी। अचानक आगे बढ़कर इसने अमायरा का बाजू थामकर इसे एक झटके से अपने सामने किया था। खामोश, बिल्कुल खामोश, एक आवाज़ भी ना सुनाई दे। इसके लबों पर उंगली रखे वो सख्त अंदाज में बोला था। निगाहें इसके सजे सवरे रूप पर जमी थीं। अमायरा की आंखों में हल्का सा डर आया, मगर वो फैज़ को इतनी अहमियत देने के काबिल नहीं थी। दोनों हथेलियों से इसे पीछे की ओर धक्का देते इसने खुद को छुड़ाना चाहा, मगर जवाब में फैज़ अहमद अली ने अपनी पकड़ और सख्त की। हमारी सुनहरी रात है, इसे तो खराब मत करें। आप जानती हैं ना, आपके पापा ने कितनी मोहब्बत से मेरा हाथ आपके हाथ में सौंपा है। उनके पास और कोई चारा जो नहीं था, है ना? इसके शब्दों की गहराई महसूस करते अमायरा एक पल के लिए रुक गई थी। नीली आंखों में आंसू उतरे। मुझे नफरत है तुमसे, तुम्हारे वजूद से मुझे घिन आती है, मुझे तुम्हें अपने करीब देखकर। मैंने तुमसे कहा है ना, मुझे हाथ मत लगाओ, अपनी औकात में रहो, समझे? वो बुरी तरह चिल्लाई थी। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर फैज़ की पकड़ अपने ऊपर सख्त पड़ते देखकर मजबूरन उसकी आंखों में नमी उतरने लगी। क्या सच में ऐसा है? तंज वाली आवाज़ में पूछते इसने अमायरा का चेहरा अपनी ओर मोड़ा था। अमायरा को इसकी भारी सांसें अपने चेहरे से टकराती महसूस हुई। आखिर तुम्हें गलतफहमियां किस चीज़ की हैं? वो सब भूल जाओ, वो सब सिर्फ एक गलती थी। मैंने तुम्हें कहा ना, मेरा और तुम्हारे दर्जे का फ़र्क इतना ज़्यादा है कि मैं तुम जैसे शख्स को अपने करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो एक बार फिर झल्ला रही थी। फैज़ अहमद अली के चेहरे पर मौजूद आखिरी नरम प्रभाव गायब हुआ। इसकी आंखों में बहुत सख्ती उमड़ आई और ये सख्ती इसकी पकड़ से जाहिर हुई। अमायरा के लबों से एक सिसकी निकली। दुनिया आपकी मर्जी से नहीं चलती मैडम। मैं फैज़ अहमद अली अब आपसे निकाह कर चुका हूँ। भले आपके बाप की मर्जी से ही सही, मगर कहीं न कहीं इसमें आपकी मर्जी भी शामिल ज़रूर थी। अगर आप भूल गई हैं, तो मैं आपको 1 माह पहले की वो रात याद दिला देता हूँ, जब आप होशो हवास से बाहर होकर मेरे कमरे में आई थीं। याद नहीं? दुपट्टा तक नहीं था आपके वजूद पर। तब तो आपको मेरी नज़दीकी बहुत अच्छी लग रही थी। मेरे कई बार मना करने के बावजूद क्या किया था आपने? कुछ याद है? वो जैसे इसे शर्मिंदगी की गहराई तक धकेल रहा था। अमायरा ने मजबूरी से अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम इस लायक नहीं हो कि इस दुनिया में जिंदा रहो। वो झल्ला रही थी। फैज़ अहमद अली के लबों पर एक तंज वाली मुस्कुराहट बिखर गई। फिलहाल तो मेरी बारी है। जब आपको मौका मिले, आप भी अपना दांव खेल लेना। इसकी कमर के गिर्द अपनी पकड़ मजबूत करता वो इसके चेहरे पर झुका। अमायरा को इससे बहुत नफरत महसूस हुई। एक गलती, सिर्फ एक गलती, उसे इस हद तक ले आई जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। क्या समझी थी वो इसे, और वो क्या निकला था? एक मामूली 2 कौड़ी का मुलाजिम आज उसके कमरे में खड़ा था, इसका शौहर बनकर। अमायरा को अपना आप किसी शिकंजे के अंदर फंसा हुआ महसूस हुआ। सिर्फ एक गलती की वजह से अब इस छोटे से मकान में अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी थी। 2 आंसू उसकी आंखों से टूटकर बिखर गए। मुझे तुमसे बहुत नफरत है। मुझे जब भी मौका मिलेगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आंसू के बीच वो मुश्किल से बोली थी। फैज़ ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया। वो जवाब देने के मूड में नहीं था, सिर्फ बदला लेने के मूड में था, और सबसे बड़ा बदला तो वो ले ही चुका था। अमायरा अफरीदी से शादी करके इसे बिहाकर अपने घर लाकर वो जो इस शहर की प्रिंसेस थी, इस 7 मंजिल के छोटे से मकान में अब घुट घुट कर जिंदगी गुजारने वाली थी, सिर्फ और सिर्फ इस एक शख्स की वजह से। अमायरा की आंखें बंद होने लगीं। सारी विरोध को त्यागते इसने अपने आप को अंधेरे के हवाले कर दिया। रात गुजरती रही। अगली सुबह वो जागी तो कमरे में सुबह की रोशनी फैल रही थी। सामने मौजूद खिड़की पर से पर्दे हटाए गए थे। हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। अमायरा ने मजबूरी से अपनी पलकें झपकाईं। मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है, प्लीज पर्दे ठीक करो। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? बगैर इसकी तरफ देखे वो भड़क पड़ी थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े फैज़ अली ने मुड़कर इसकी ओर देखा। इसके लबों पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी। बालों में ब्रश चलाते इसने अपने कॉलर शर्ट का आखिरी बटन बंद किया था। आने वाली सुबह सुबह नहीं है, 10 बज चुके हैं
और हर कोई नए दूल्हा दुल्हन से मिलने के लिए बेताब है। असल में दूल्हा तो कोई इतना महत्व नहीं देता, मगर दुल्हन के हसीन चेहरे का सभी दीदार करना चाहते हैं। इसलिए आप उठ जाएं और जाकर कपड़े बदल लें। ये ना हो कि गुजरी रात की निशानियां सब लोग देख लें। इसके अंदाज में शरारत थी या तंज की धार। अमायरा का दिल चाहा साथ पड़ा हुआ बड़ा सा फूलदान उठाकर इसके सर पर दे मारे। तुम बहुत घटिया शख्स हो। बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा दूंगी। मेरे बारे में जो कुछ तुम समझ रहे हो वो सब तुम्हारी भूल है। जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अपने ऊपर से लिहाफ उठाकर फेंकते वो झटके से उठ खड़ी हुई थी। फैज अहमद अली ने मुड़कर इसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। मैं जानता हूँ आप कौन हैं। आपका नाम अमायरा अफरीदी था, मगर कल रात से आप अमायरा फैज अली बन चुकी हैं। मेरी बीवी, मेरी चुनी हुई, और कल गुजरने वाली इस हसीन रात के बाद आपका इनकार कोई मायने नहीं रखता। अमायरा को अपने कानों की लो बहुत जलती हुई महसूस हुई। वो साफ तौर पर इसका मजाक उड़ा रहा था। एक नफरत भरी निगाह इस पर डालते वो पलटकर वॉशरूम की ओर बढ़ गई थी। वो कपड़े बदलकर बाहर निकली तो वो सोफे पर बैठा चाय के घूंट भर रहा था। नजरें हाथ पर पकड़े हुए मोबाइल पर जमी थी। इसे पूरी तरह नजरअंदाज करते अमायरा ने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा हेयर ब्रश उठा लिया था। अमायरा को महसूस हुआ इसने अपनी जिंदगी नरक अपने हाथों से बनाई है, क्योंकि तुमने मुझसे शादी की। क्या चाहते हो तुम? वो जलते हुए बोली थी। लहजे में हजारों कांटे थे। सोफे पर बैठे फैज अहमद अली ने मोबाइल जेब में डाला और बहुत सुकून से मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। जल्द पता चल जाएगा। आप अपने दिमाग पर इतना बोझ मत डालें। वैसे भी आपको ज्यादा सोचने की आदत नहीं है ना। चेहरे पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट थी, मगर आंखें, इन आंखों में क्या कुछ न था। धमकी गुजरी हुई रात का हवाला। अमायरा का दिल चाहा वह अपना सर पीट ले। क्या हो गया था फिर मुझे इस रात? क्या कर लिया मैंने अपने साथ? काश वक्त वापस आ जाए। काश वो पछता रही थी, गुजरे वक्त को कोस रही थी, मगर ना तो वक्त वापस आने वाला था और ना ही आने वाले वक्त को बदलने वाली थी। सीढ़ियां चढ़कर कोई ऊपर आ रहा था। गहरी सांस लेते अमायरा ने मुश्किल से खुद पर काबू पाया और बालों में हेयर ब्रश फेरने लगी थी। घर में सभी लोग इसके आने से खुश थे। फैज अहमद अली की छोटी सी फैमिली, इसके ऊपर सभी कुर्बान जा रहे थे। इतनी हसीन बहू मिली है तुम्हें रूबी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इतने अमीर खानदान ने अपनी लड़की कैसी दे दी तुम्हें? एक पड़ोसन जलन भरी निगाह से फैज की माँ से सवाल कर रही थी। इन्होंने प्यार भरी नजर सामने बैठी अमायरा पर डाली, जो भारी कढ़ाई वाला दुपट्टा सर पर ओढ़े बुरी तरह से झुंझला रही थी, मगर चेहरे के भाव छुपाए खुद पर काबू किए बैठी थी। बेशक हमारी दुल्हन बहुत प्यारी है, ऊपर वाला इसका नसीब अच्छा करे, मगर मेरा फैज भी तो किसी से कम नहीं। मगर मेरा फैज भी तो किसी से कम नहीं, नजर भरकर देखा नहीं जाता। रूबी बेगम ने कहा था। आसपास मौजूद सभी महिलाएं सर हिलाने लगी थीं। अमायरा अंदर तक जल उठी। हाँ, इसी शक्ल सूरत का फायदा उठाते हैं मिस्टर, और ऐसा बदला लूंगी कि कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगा। वो जल रही थी, सुलग रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि अंदर जाकर फैज का खात्मा कर दे, मगर वो मजबूर थी। फैज ने बदला ही इससे ऐसे लिया था। जाओ बेटी, तुम अपने कमरे में जाकर कुछ देर आराम कर लो। ये रिश्तेदार तो सारा दिन ही आते रहेंगे, बेवजह तुम्हें परेशान करेंगे। रूबी बेगम ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा तो वो शुक्र का सांस लेती पलटकर अपने कमरे में आई थी। घर छोटा था, मगर इतना बड़ा भी नहीं था। बहुत सलीके से ये बने हुए घर की इकलौती मंजिल थी। बाकी सिर्फ रिश्तेदार ही थे जो मिलने के लिए आए थे और अब वक्त पर रुखसत हो रहे थे। कमरे में आते इसने सर पर ओढ़ा हुआ आंचल उतार कर बेड पर फेंका और अपना मोबाइल ढूंढने लगी थी। इसे याद था कि कल रात रुखसती के वक्त इसने जानबूझकर अपना मोबाइल अपने बैग में डाला था। यही एक सहारा था जिसके जरिए अब इसे यहाँ से निकलना था। मोबाइल इसे साइड टेबल पर चार्जिंग पर लगा हुआ मिला। बुरा ख्याल आ रहा है मिस्टर आपको मेरा। यकीनन मेरे बाप से कुछ दौलत हथियानी होगी, इसलिए इसे पता था रात फैज ने ही इसका मोबाइल चार्ज पर लगाया होगा। मोबाइल का पिन निकालते इसने आजम अफरीदी का नंबर डायल किया। अरे, कैसी है मेरी बेटी? कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई?
अब तुम्हारी माँ तो जिंदा नहीं कि तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आएं, और मुझे इन औरतों की रस्में और रिवाज का कुछ पता नहीं। लेकिन मैंने हॉल में एक शानदार डिनर का इंतजाम कर लिया है। फैज को भी फोन करके बता दिया है। शाम तक तुम दोनों तैयार होकर पहुंच जाना। वो बहुत खुशी से कह रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमायरा अंदर तक जलकर रह गई। आपने ये सब कुछ क्यों किया है डैड? क्यों किया आपने मेरी फैज के साथ शादी? वो सिर्फ आपकी कंपनी में एक कर्मचारी है, एक मैनेजर। क्या आपको लगता है कि मैं इसके साथ खुश रहूंगी? वो जैसे फट पड़ी थी। फोन की दूसरी ओर खामोशी छा गई। मैंने तुमसे कहा था ना अमायरा, कि इसके बारे में दोबारा मुझसे सवाल मत करना। तुम्हारी भलाई इसमें है कि फैज के साथ अब तुम खुश रहो। मैं तो शुक्रगुजार हूँ इस लड़के का जिसने तुम्हें कबूल किया, वरना क्या मैं नहीं जानता कि तुमने इस रात क्या गुल खिलाया था। इनकी पथरीली सख्त आवाज अमायरा के कानों से टकराई तो वो जैसे रुक गई थी। फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा। वो एक रात, ये बदनामी इसे चारों तरफ सुनाई देने लगी। मंजर बदल गया। ठंडा सुकून वाला कमरा बदलकर इस काली रात में ढल गया जब इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। मगर इस रात से भी बहुत पहले ये कहानी तो तब शुरू हुई थी जब एक शाम वो अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे के टेरेस पर खड़ी थी। दोस्त भी इसी के जैसी थी, अमीर, घमंडी और अपने माता पिता की लाडली। जब भी घर के खुले दरवाजे से कोई दाखिल हुआ, काली जीन्स के ऊपर कॉलर वाली शर्ट पहने, जिसकी आस्तीन को कोहनियों तक मोड़ा गया था। वो लंबा कद था और हैंडसम इतना कि अमायरा समेत इसकी सारी सहेलियां उसकी तरफ देखती रह गईं। अरे यार, ये कौन है तुम्हारा? कोई कजन है क्या? इतना हैंडसम लड़का घर में छुपा रखा है? सारा ने इसके कंधे पर झुकते हुए कहा। जवाब में अमायरा ने बेजारी से अपना सर झटका। डैड की कंपनी में काम करता है। डैड कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं इस पर। अक्सर ये डैड के दस्तावेज लेकर घर आता रहता है, तो एक मामूली सा मैनेजर। लेकिन इसकी अकड़ तो देखो, सीधे मुंह बात तक नहीं करता। और इसके अंदाज में अजीब सी उलझन थी। सहेलियों ने मतलबी नजरों से इसे देखा। तुम कितना परेशान हो रही हो? कि तुमने बात करने की कोशिश की थी? लगता है इसने तुम्हें भाव नहीं दिया। सारा ने जैसे इसकी दुखती रग पर हाथ रखा था। वो तड़प कर मुड़ी। शक्ल देखी है इसने अपनी? मैं क्यों इसे मुंह लगाऊंगी? हटो यहाँ से, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम लोग भी अपने घर जाओ। वो गुस्सा करती अपने कमरे में चली गई और बाकी सहेलियां मुंह बनाते हुए पलटकर सीढ़ियां उतरती चली गईं। समझता क्या है अपने आप को? आखिर मुझे देखकर रवैया दिखाता है, यह जाहिर करता है जैसे इसे मुझ में कोई रुचि, कुछ दिखाई नहीं देता। वो पलटकर आईने के सामने खड़ी हो गई। गोरी सफेद रंगत, उठी हुई नाक, झील जैसी नीली आंखें, लबों का खूबसूरत कटाव और कमर तक रेशमी बाल। वो हुस्न की मूरत तो थी ही, इसमें कोई कमी नहीं थी। लड़के तो इसके ध्यान हासिल करने के लिए तड़पते थे। और एक वो था जिसने पहली नजर में ही अमायरा को अपनी ओर आकर्षित किया था। अमायरा को याद आया जब इसने कुछ दिन पहले पहली बार फैज से बात करने की कोशिश की थी, तो इसने किस तरह रुखाई से अमायरा को जवाब दिया था। मैं आपका नहीं, आपके डैड का कर्मचारी हूँ। आपको जो भी सवाल करना है अपने डैड से कर लीजिएगा। वो तब से जल रही थी। जरे से पद का घमंडी अपने आप को न जाने क्या समझने लगा है। मेरे पैर की जूती की बराबर भी नहीं। वो पलटकर कंबल ओढ़कर लेट गई थी। ये और बात कि रात देर तक इसे नींद न आई। न जाने कैसे इसने साइड में रखा मोबाइल उठाया और फेसबुक पर इसकी प्रोफाइल सर्च करते कितनी देर तक इसकी तस्वीरें देखती रही। इसका ड्रेसिंग सेंस कमाल का था। वो गजब का अंग्रेजी बोलता था। लगता नहीं था कि वो एक मैनेजर है। लगता था न जाने कितने बड़े बड़े बिजनेस चला रहा है। रात के 3 बजे तुम मुंह बनाते हुए अमायरा ने फोन वापस कर दिया। अगली सुबह कॉलेज में परीक्षा थी। वो छुट्टी नहीं कर सकती थी। ये इससे 2 दिन की बात थी जब इससे वो अपना सामान उठाकर कोठी में दाखिल होता दिखाई दिया। ये क्यों आया है यहाँ पर? डैड, ये तो आपकी कंपनी का कोई कर्मचारी है ना? धड़कते दिल को संभालते इसने बाहर से अपने लहजे को सामान्य बनाते हुए आजम अफरीदी से पूछा था, जिसके साथ ही अंदरूनी दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। हाँ, दरअसल मैंने ही इसे अपनी आउट हाउस में रखने की पेशकश की है। मेरे बहुत काम आता है और बहुत भरोसेमंद लड़का है। इसका घर से ऑफिस दूर पड़ता है। मैनेजर की पोस्ट पर है ना। मैं सोच रहा हूँ इसका प्रमोशन करके जीएम बना दूँ। वो प्यार भरे लहजे में कह रहे थे। अमायरा पूरी तरह जल उठी।
मेरे बाप पर जादू कर दिया, अपनी अकड़ दिखा दिखाकर। डैड को लगता होगा बड़ा ही कोई सम्मानित है, अंदर से ये भी दौलत का लालची ही होगा। वो रुक मुड़कर अंदर अपने कमरे में चली गई थी और ये बात कि कमरे में जाते वो टेरेस पर निकल आई और फिर बड़ी ही देर तक वो आउट हाउस पर नजर जमाए खड़ी रही थी, जहां वो अपना सामान व्यवस्थित रख रहा था। सामान रखते हुए बड़े इज्जत अंदाज में आकर आजम अफरीदी से मिला था। इसके अंदाज में नरमी जरूर थी, मगर वो कहीं से भी लालची नहीं लग रहा था, जैसे ये कोठी और यहाँ की दौलत इसके लिए कोई मायने नहीं रखती हो। गहरी सांस लेकर वो पलटकर अंदर कमरे में चली गई थी। अगला दिन आम सा ही था, कुछ खास फर्क न था। मन्नत इसे लेने के लिए अपनी गाड़ी में आई। अरे, ये तो तुम्हारे घर से निकल रहा है आज, कहीं तुमने इसके साथ शादी तो नहीं कर ली? इतना हैंडसम लड़का, हाय ऊपर वाले, काश मेरा दूल्हा होता। मन्नत की आवाज पर अमायरा गाड़ी का दरवाजा खोलती चौंकी। मुड़कर देखने पर इसे पता चला शायद वो भी ऑफिस के लिए निकल रहा था। कोठी के बड़े से गेट में से इसकी छोटी सी गाड़ी इस शान से निकल रही थी कि चौकीदार ने दोनों दरवाजों को पूरा खोल रखा था। अमायरा का दिल जोर से धड़का। ड्राइविंग सीट पर बैठे फैज अहमद अली ने गहरे भूरे रंग की शर्ट पहन रखी थी, जिसमें इसकी सफेद रंगत उभर रही थी। उठी हुई नाक और माथे पर गिरते बाल, जिन्हें वो एक हाथ से संवारने की कोशिश कर रहा था। लगता था वो लेट हो गया है। कहाँ खो गई मैडम? बैठ भी जाओ गाड़ी में, हमारा टेस्ट है। चला गया तुम्हारा हीरो? मन्नत ने कहा था। वो हल्की सी शर्मिंदा होती हुई गाड़ी में बैठ गई। मजबूरन वो अपनी शक्ल के बारे में शक्की हो गई थी। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? उसने साथ बैठी मन्नत से पूछा तो इसने गाड़ी चलाते हुए पलटकर अमायरा को देखा। हाँ, अच्छी लग रही हो। ये बैगनी रंग का ड्रेस नया लिया तुमने, अच्छा लग रहा है। मन्नत की बात पर भी इसके दिल को सुकून नहीं हुआ था। बैक व्यू मिरर को अपनी तरफ करते इसने अपना जायजा लिया। इसकी रंगत में हमेशा की तरह गुलाबीपन खुलता हुआ नजर आ रहा था। वो हसीन थी तो फिर उसने मुझे पलटकर देखा क्यों नहीं? पूरे रास्ते इसके दिमाग में यही सवाल घूमता रहा। फैज अहमद अली इसकी सोचों पर सवार हो गया था। वो इसे पलटकर नहीं देखता था, इससे बात नहीं करता था। हालांकि अमायरा जैसी लड़की तो किस्मत वालों के लिए इंतजार में खड़ी होती ही थी। वो सामने खड़ी होती तब भी वो इसे एक नज़र डाले बगैर पलटकर आउट हाउस में चला जाता। तुम आखिर इससे बात क्यों नहीं करती? तुम कौन सा कोई मामूली लड़की हो जो यूं शर्मा रही हो? साफ दिख रहा है तुम्हारी आंखों में कि तुम इसके लिए मर मिट चुकी हो। मन्नत ने सुकून से इसके दुखते दिल पर हाथ रखा तो वो घबराकर अपना चेहरा फेर गई थी। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इतनी अकड़ और घमंडी शख्स को तो मैं भाव ना डालूं, वो जैसे चिढ़कर बोली थी। मन्नत ने दिलचस्पी से इसकी तरफ देखा। अमायरा, तुम लगातार इसकी बातें करती रहती हो और आज सुबह भी जब तक वो अपनी गाड़ी लेकर निकल नहीं गया था तब तक तुम वहीं खड़ी किसी मूर्ति की तरह इसे देखती रही थी। कम ऑन यार, अगर तुम्हें इससे प्यार हो गया है तो तुम इसे खुद ही बता दो। हो सकता है कि वो तुम्हारी दौलत की वजह से डरता हो, तुम्हें बता ना सकता हो। मन्नत ने इसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। दिल एक अजीब ही अंदाज में धड़कने लगा। ये बात सच थी कि फैज ने इसे प्रभावित किया था। जिस तरह से वो अपने आप में मगन रहता था, हमारा बिना वजह ही इसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जा रही थी। मैं इससे क्या बात करूंगी भला? वो मन्नत से मुड़कर पूछने लगी थी। मन्नत मुस्कुरा दी। आखिर को वो एक मर्द ही है। तुम्हें पता है ना, मर्दों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? एक लड़की, एक हसीन लड़की, और तुम इतनी हसीन हो कि अगर इसने तुम्हें अपने करीब देख लिया जब इसके आसपास कोई ना हो तो यकीनन अपने दिल की बात कह देगा। मेरी मानो तो तुम ये मौका ज़ाया मत करो। तुम्हारे डैड का कर्मचारी है तो अपने डैड से कहकर इसे किसी अच्छी पोस्ट पर रखवा सकती हो। वैसे भी मेरा तो यही मानना है कि जो दिल कहे वही करना चाहिए। सुकून से मन्नत अपने बालों में उंगलियां चलाने लगी थी। वो अमीर बाप की बेटी थी, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन ना था और नामुमकिन तो कुछ भी अमायरा के लिए भी ना था। मन्नत की बात पर वो सोचने पर मजबूर ज़रूर हो गई, मगर उसने कोई सहमति जाहिर न की। इस शाम जब वो घर वापस आई तो आसमान पर गहरे काले बादल दिखाई दे रहे थे। यूं लगता था आज जोरदार बारिश बरसने वाली है। कोठी में असामान्य खामोशी थी। डैड कहाँ हैं? इसने किचन में काम करती नौकरानी से पूछा तो वो पलटकर बोली, साहब दूसरे शहर काम से गए हैं। बताकर गए थे कि वो अब कल सुबह ही वापस आ सकेंगे क्योंकि मौसम खराब है। मैं आपको बता दूं,
वो सर हिलाते हुए पलटकर अपने कमरे में चली आई थी। घर के आधे से ज्यादा नौकर छुट्टी पर थे। सिर्फ यही एक नौकरानी थी जो किचन में खाना पका रही थी। वो कमरे में आकर लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठ गई। रात 8 बजे तक कोठी में पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। सिर्फ एक ही आवाज थी, बाहर बरसती बारिश की आवाज। आज तो लगता है ऐसे बारिश बरस रही है जैसे आसमान से सारा पानी बहकर नीचे आ जाएगा। खिड़की से आसमान को देखते इसने डरकर सोचा था। ऐसे मौसम में इसे डर लगता था। डैड को भी आज ही जाना था। इसे झुंझलाहट सी हुई। खाना भी नहीं खाया था और अब इसे भूख भी लग रही थी। धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते वो नीचे चली आई। घर में कोई था ही नहीं, सो इसने दुपट्टा लेने की ज़रूरत महसूस नहीं की। कोठी की कुछ बत्तियां रोशन थी। नौकर अपने क्वार्टर में जा चुके थे। डैड अभी तक वापस नहीं आए थे। पूरी कोठी में बस वो अकेली थी। अमायरा को डर सा महसूस हुआ। किचन में आकर अपने लिए खाना निकालते वो पलटने वाली थी जब अचानक उसकी निगाह किचन की खिड़की से होते हुए आउट हाउस पर पड़ी, जिसकी कुछ लाइटें रोशन थीं। अमायरा का दिल जोर से धड़का। मन्नत की बातें दिमाग में गूंजने लगीं। अगर इसे फैज़ से कोई बात करनी थी तो आज मौका अच्छा था। वैसे तो वो हर वक्त डैड के आसपास ही नजर आता था। आज तो डैड भी घर पर नहीं थे और नौकर भी छुट्टी पर थे। चौकीदार इस बरसती बारिश में अपनी कोठरी के अंदर बैठा होगा। देखने वाला कोई न था। खाना वापस स्लेब पर रख दिया और वो सोचते अंदाज में किचन से बाहर निकल आई। दिल जोर से धड़क रहा था, जाऊं या ना जाऊं, मगर असली कॉन्फिडेंस डर पर हावी हो गया। मैं इससे डर क्यों रही हूँ? जाहिर सी बात है, अगर मुझे इससे बात करनी है तो वहां जाना तो पड़ेगा। फैज़ का पूरा शरीर आंखों के सामने लहराया तो दिल बड़ा करते वो बाहर लॉन में निकल आई थी। आउट हाउस तक जाने के लिए लॉन पार करना ज़रूरी था। ठंडी बारिश की बूंदें इसकी वजूद से टकराईं तो अमायरा के वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। मजबूरी में इसने कदमों की रफ्तार तेज़ की। आउट हाउस तक पहुंचते पहुंचते वो दौड़ने लगी थी, मगर इतनी सी देर में बारिश ने इसे पूरी तरह भिगो दिया था। शुक्र था बिजली नहीं कड़क रही थी। आउट हाउस तक जाने के लिए लॉन पार करना ज़रूरी था। ठंडी बारिश की बूंदें इसके वजूद से टकराईं तो अमायरा के वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। मजबूरन इसने कदमों की रफ्तार तेज़ की। आउट हाउस तक पहुंचते पहुंचते वो दौड़ने लगी थी, मगर इतनी सी देर में बारिश ने इसे पूरी तरह भिगो दिया था। शुक्र था बिजली नहीं कड़क रही थी, वरना डर से बुरा हाल हो जाता। आउट हाउस का मेन दरवाज़ा लॉक नहीं था। धीरे से इसे धकेलते वो अंदर चली। यहाँ तक तो वो आ गई थी, मगर अब इसे झिझक हो रही थी कि किस नाम से पुकारे, इसे क्या कहकर बुलाए। पहले तो कभी इन दोनों का आमना सामना तक नहीं हुआ था। वो यूं ही दबे कदमों चलती आउट हाउस के छोटे से इस हॉल को पार करती अंदर चली आई थी। यहाँ बेडरूम था। बेडरूम का दरवाज़ा खुला था। अमायरा की निगाह अंदर तक चली गई, जहाँ नाइट बल्ब की मध्यम सी रोशनी में मंजर दिखाई दे रहा था। वो गहरी नींद सो रहा था। शर्टलेस साफ दिखाई दे रहा था। लिहाफ अपने गिर्द हल्का सा लपेटे वो मुंह के बल लेटा था। अमायरा ने मजबूरन अपनी निगाहें चुराईं। वो इतनी भरपूर कद काठी का मालिक था, इस बात का इसे अंदाजा ना था। क्या करूं? वापस चली जाऊं? वो मजबूर ही अपनी उंगलियां मसलने लगी थी। दिल की धड़कन इसे कानों तक सुनाई दे रही थी। नहीं, अब यहाँ तक आ गई हूँ तो बात करके ही जाऊंगी। मैं पूछूंगी कि आखिर इसे मुझसे परेशानी क्या है, क्यों ये मेरी तरफ देखता नहीं था, और हो सकता है मेरे कहने से पहले ही वो प्यार का इजहार कर दे। वो मजबूती से तेजी से चलकर बेड के नजदीक आई थी। फैज़ की सांसें कमरे में गूंज रही थीं। अगर इस लम्हे वो आईने में अपने आप को देख लेती तो फौरन वापस पलट जाती। भीगा हुआ लिबास शरीर के साथ चिपका हुआ था और वो दुपट्टे से बेनियाज थी। चंद कदम चलकर वो बेड की इस तरफ आकर खड़ी हो गई जहां वो सो रहा था। सोते हुए भी इसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई। वो गहरी नींद में थी। मुझे वापस जाना चाहिए। अमायरा को अपने आप पर शर्मिंदगी सी हुई। वो पलटना चाहती थी, मगर ठीक इसी लम्हे बिजली जोर से कड़की। मजबूरी में इसके लबों से चीख निकल गई, मगर सिर्फ चीख नहीं, वो खुद भी लड़खड़ाकर धड़ाम से बेड पर गिरी। बेखबर सोए फैज़ अहमद अली ने चौंक कर अपनी आंखें खोलीं। बिजली एक बार फिर कड़की
और ये ताबूत में कील साबित हुई जो अपनी हरकत पर शर्मिंदा थी। एकदम घबराकर उठते हुए फैज़ अहमद अली से लिपट गई। वो तो पहले हैरान था। कौन कौन है कौन है यहाँ? वो बोला था, मगर वो अपने लड़ते वजूद को संभालते कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। अमायरा तुम हो? वो जैसे अविश्वास अंदाज में पूछ रहा था। हाँ मैं। मुझे कुछ बात करनी थी, वो लड़खड़ाए हुए लहजे में बोली थी। फैज़ का दिमाग बुरी तरह से घूमा। रात के इस पहर वो तन्हाई में इसके कमरे में इसके बेड पर मौजूद थी। इसके भीगे हुए लिबास और शरीर की नरमी वो महसूस कर सकता था। वो इससे लिपट गई, मगर अब सिमट कर पीछे होने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? रात के इस पहर तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लो। समझ नहीं आती, तुम जैसी लड़कियों की समस्या क्या है? समझती क्या हो अपने आप को तुम? एक झटके से बेड से नीचे धकेलते वो खुद भी नीचे उतरकर खड़ा हो गया था। अमायरा को उसके शब्दों ने शर्मिंदगी की गहराइयों में धकेल दिया। फैज ने पलटकर लाइट ऑन कर दी थी, और लाइट ऑन होते ही जो मंजर अमायरा को नजर आया, इसका जी चाहा वो डूबकर मरे। वो पूरी तरह भीगी हुई उसके सामने खड़ी थी, और वो शर्टलेस चंद कदमों के फासले पर खड़ा खतरनाक तेवरों से इसे घूर रहा था। यकीन नहीं आता कि आजम साहब की बेटी इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। क्यों तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है? इतनी सस्ती हो तुम कि रात के इस पहर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए यहाँ चली आई हो? या फिर मैं ये समझूं कि तुम्हारे पास खोने लायक कुछ है ही नहीं? फैज की आवाज में गहरी धार उतर आई थी। अमायरा की आंखों में आंसू उतरे। खामोश हो जाओ, मैं यहाँ तुमसे सिर्फ बात करने के लिए आई हूँ। कि आखिर तुम मुझे इतना नज़रअंदाज क्यों करते हो? वो मुश्किल से बोली थी। हकीकत तो ये थी कि इसे अब अपनी बात ही भूलने लगी थी। वो सख्त शर्मिंदगी में डूबी हुई थी। दोनों बाजुओं को खुद पर लपेटते इसने अपने आप को छुपाने की कोशिश की। फैज ने एक तंज वाली निगाह इस पर डाली। हाँ, मुझे नजर आ रहा है तुम कौन सी बात करने आई थी, और इस बात को करने के लिए बहुत अच्छा मौका ढूंढा तुमने, जब तुम्हारे डैड इस घर में नहीं है। इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, यहाँ से चली जाओ। तुम जैसी लड़कियों को अगर अपनी इज्जत की परवाह नहीं, मगर मुझे है। मैं आजम साहब की नज़रों में एक बदचलन आदमी नहीं बनना चाहता, और अगर तुम नहीं जा रही तो मैं चला जाता हूँ। कुर्सी पर पड़ी अपनी शर्ट खींचकर वो तेजी से कमरे से बाहर की ओर निकल गया था, और अमायरा को यूं लगा जैसे वो कभी यहाँ से हिल भी नहीं पाएगी। न जाने वो बाहर निकलकर कहाँ गया, मगर अमायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। न जाने कितनी देर गुजरी, जब होश आने पर वो अंधाधुआं भागती हुई आउट हाउस से बाहर निकली थी, और आउट हाउस से कदम बाहर रखते ही इसके सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। बिल्कुल सामने गैराज में से आजम अफरीदी बाहर निकल रहे थे। वो अभी अभी वापस लौटे थे। इनकी पथरीली निगाहें हाउस हाउट पर जमी थीं। इनके साथ वही खड़ा था। फैज अपनी खुली शर्ट के बटन बंद करते वो इन्हें तेज तेज कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, और आजम अफरीदी ने पलटकर एक ठंडी निगाह फैज पर डाली, और फिर रुख मोड़कर भीगती हुई अमायरा को देखा। बिजली एक बार फिर कड़की, और अमायरा को इनकी आंखों में अपने लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वो बाप की नज़रों में गिर चुकी थी। वो जानती थी घर के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। आउट हाउस में भी इन दोनों ने कुछ गलत नहीं किया। इस बात का सबूत तो वो बाप को दे देगी। लेकिन रात के इस पहर वो अपनी मर्जी से आउट हाउस में गई थी। ये बात वो बाप से कैसे छुपाएगी? इसके पास वहां से हट जाने की सिवा और कोई चारा नहीं था। मरे मरे कदमों से चलते वो वापस अपने कमरे में आ गई थी। पता नहीं इसने कुछ पाया था या नहीं। हाँ, मगर वो अपने आत्मसम्मान खोकर इस कमरे में वापस आई थी। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए वो फूट फूट कर रोने लगी। फैज ने आज उसकी इतनी बेइज्जती की थी कि वो सालों तक नहीं भूल सकती थी। वो चेहरा जिसे चुपके चुपके वो अपना मानने लगी थी, आज उसने अमायरा को सातवां आसमान से धक्का दिया था। पूरी रात बाहर बारिश बरसती रही, और वो कमरे में अपनी शर्मिंदगी और रोती रही। इसने कपड़े तक ना बदले। पता नहीं फैज और आजम अफरीदी के बीच क्या बात हुई थी, मगर दोबारा इसके कमरे में कोई नहीं आया था, और वो यूं ही भीगे लिबास में सुबह तक रोती रही, और नतीजा उम्मीद के मुताबिक था। वो सुबह तक बुखार में तड़प रही थी।
नौकरानी कमरे में आई तो उसे बुखार में जलता देखकर उल्टे कदम वापस गई थी। और ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ था कि इसके बुखार की सूचना दिए जाने के बावजूद आजम अफरीदी कमरे में वापस नहीं आए थे। जान छिड़कने वाले बाप की नफरत और उपेक्षा अमायरा के लिए सहना मुश्किल था। एक हफ्ते तक वो यूं ही कमरे में बंद रही थी और इस पूरे एक हफ्ते के दौरान आजम अफरीदी इसके कमरे में नहीं आए थे। क्या मुसीबत है, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो डैड मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं। ये सब कुछ इसी फैज़ की वजह से हुआ है। समझता क्या है आखिर वो खुद को? जी चाहता है जान से मार दूं। मेरा घर है और मैं ही अपने कमरे में छुपी बैठी हूँ और वो पूरे घर में दनाता फिर रहा है। नफरत उसके रोए रोए में उतर रही थी और साथ ही धैर्य की हद खत्म हो गई। इसने मन्नत को फोन किया, वो उसे लेने आ रही थी और ये अपना नया ड्रेस निकालकर पहनते तैयार हुई। इसने फैसला कर लिया था कि वो 2 कौड़ी के कर्मचारी को अपने प्रभाव पर सवार नहीं होने देगी। अपना बैग लेकर वो सीढ़ियां उतरते नीचे आई जब इसे अपने पीछे आजम अफरीदी की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ जा रही हो अमायरा? मेरी बात सुनो। आवाज़ असामान्य तौर पर नरम थी। वो हैरान होते हुए पलटी। उसे खुशगवार सी हैरत हुई थी। आजम अफरीदी बिल्कुल पहले की तरह इससे बात कर रहे थे। नाश्ता किए बगैर जाना अच्छा नहीं होता। आ जाओ यहाँ बैठो। वो नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। इन्होंने अमायरा को भी बुला लिया। वो हैरान होते हुए उनके पास रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई। डैड, मुझे आपको कुछ बताना है। दरअसल इस रात वो इनकी भ्रम दूर करना चाहती थी, मगर इसकी बात काटकर वो सुकून से बोले, छोड़ो पुरानी बातों को, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये देखो कार्ड तुम्हारी शादी का है। डिज़ाइन अच्छा है या बदलवा दूँ? बहुत सुकून से अपने साथ रखा कार्ड इन्होंने अमायरा के सामने किया। इसे एक ज़ोरदार झटका लगा। मेरी शादी? मगर किससे? वो दंग रह गई थी। सुनहरे रंग का कार्ड उठाकर खोलते उसने नाम पढ़ा। इसके नाम के साथ फैज़ अहमद अली का नाम दर्ज था। कार्ड इसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। ये कैसा मजाक है डैड? मेरी शादी फैज़ के साथ? वो कुर्सी घसीटकर उठ खड़ी हुई, आंखें अविश्वास से भरी थीं। हाँ, तुम्हारी शादी फैज़ के साथ 2 दिन बाद की तारीख तय कर दी है मैंने। सारे इंतज़ाम हो चुके हैं। मैंने मेहमानों को निमंत्रण भी दे दी है। तुम आज कॉलेज जा रही हो तो छुट्टियों की अर्ज़ी दे देना, वरना इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फैज़ चाहे तो तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना, वरना मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। वो नैपकिन से हाथ साफ करते उठ खड़े हुए। शादी के लिए कैसा जोड़ा चाहिए तुम्हें बता देना। वैसे मैंने शहर की सबसे महंगी डिज़ाइनर को कह दिया है कि वो खुद आकर तुम्हें अपनी सारी कलेक्शन दिखा दे। और हाँ, मुझे शादी में कोई बदमाशी नहीं चाहिए, समझी? आखिर में उन्होंने उंगली उठाकर इसे धमकी दी थी। बाप की आंखों में ऐसी सख्ती इसने पहली बार देखी थी। वो बर्फ का पुतला बनकर वहीं खड़ी रह गई। कॉलेज जाने का ख्याल ही दिमाग से निकल गया। इसका जी चाह रहा था कि वो दुनिया की हर चीज़ तहस नहस कर दे और इसने ऐसा ही किया, मगर सिर्फ अपने कमरे की चीज़ों को तोड़कर। शाम तक वो थक चुकी थी, मगर आजम अफरीदी को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। घर में शादी के हंगामे जाग गए। मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। आखिर खुद को समझता क्या है वो? अपने आप से उलझ रही थी, मगर फैज़ उसे नज़रअंदाज करता था। खानदान की बड़ी बुजुर्ग घर में जमा हो गई। कजिन सहेलियां सब आ गईं तो इसका कमरे से निकलना ही सीमित हो गया। मेहंदी की रस्म हुई और अगले रोज़ शादी भी। इसे यकीन नहीं आता था कि ये सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। आखिर वो कुछ कहता क्यों नहीं था? इस रोज़ तो बड़े दावे कर रहा था कि इसे मुझ जैसी लड़कियां पसंद नहीं, सस्ता माल हूँ, क्या इज्जत करेगा मेरी? आखिर डैड को हो क्या गया है? वो अपने आप से सुलझती रही, मगर निकाह नामे पर दस्तखत करते वो फूट फूट कर रोने लगी थी। तो ये थी तुम्हारी खेल योजना फैज़ अहमद अली, मुझे मेरे बाप की नज़रों में गिराकर मुझे हासिल करना, ताकि हमेशा तुम इस पर हावी रहो, मगर मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। इसे फैज़ के कमरे में सजी हुई सेज के बीच बिठाया गया तो इस पर इसने फैसला कर लिया था, मगर अंदर आकर जो कुछ इसने किया था, अमायरा को समझ आ गई थी कि ये मुकाबला इतना आसान नहीं था। हल्की सी चिड़चिड़ाहट से कमरे का दरवाज़ा खुला तो वो चौंक कर मुड़ी। फैज़ अंदर दाखिल हो रहा था। इसके चेहरे पर हल्की थकान थी। तुम तैयार नहीं हुई? घर वाले तो सब तैयार होकर चले भी गए, दुल्हा और दुल्हन अभी तक यहीं हैं। वो धीरे से कहता हुआ अंदर आया। मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हारे साथ खड़े होते हुए भी मुझे शर्म महसूस होती है। तुम मेरे लेवल के नहीं हो, वो चिढ़कर बोली थी।
फैज ने मुड़कर एक निगाह इस पर डाली जो बेताबी से अपने नाखून कुतर रही थी। इसके लबों पर एक धीमी सी मुस्कान बिखर गई। ये पहन लेना, ये तुम्हारे वलीमे के ड्रेस के लिए अम्मी जान ने तैयार किया था। हो सकता है ये तुम्हारे लेवल के मुताबिक ना हो, मगर उन्होंने बहुत प्यार से बनवाया है। बहुत शानदार जरी के काम से भरा जोड़ा बेड पर रखते हुए वो पलटकर वॉशरूम चला गया। जिस वक्त बाहर निकला, इसने मजबूर अपनी निगाहें चुराईं। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। डिनर सूट में इसका पूरा शरीर निखर कर सामने आ रहा था और इसने चिढ़कर अपने साथ पड़े मोबाइल को देखा, जिस पर लगातार आज़म अफरीदी की कॉल आ रही थी। यकीनन सारे मेहमान जमा हो चुके थे और अब इन्हें हॉल में पहुंचना था। न चाहते हुए भी वो तैयार होने लगी थी। कानों में झुमके डालते इसे किसी की नज़रों का प्रभाव महसूस हुआ तो इसने पलटकर देखा। वो इसी सोफे पर बैठा इसे देख रहा था। ये आज के समारोह के पैसे भी मेरे बाप ने भरे होंगे। बस वलीमा दूल्हे वालों की तरफ से होता है। शादी करने का इतना शौक था तो शादी की रस्मों को भी समझ लेते। वो तंज की गहरी धार के साथ बोली थी। फैज के लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट बिखर गई। तुम्हें किसने कहा कि पैसे तुम्हारे डैड दे रहे हैं? मैंने कहा है कि मेरे आने वाले 4 महीने की सैलरी काट लें। तो जिस हॉल को इन्होंने चुनकर सारे मेहमानों को निमंत्रण दी है, इसका किराया अदा हो जाएगा। अब मैं गरीब आदमी हूँ, उतना ही कर सकता हूँ ना। वो बहुत विनम्र से बोला था। हमारा अंदर तक जलकर रह गई। जिंदगी बर्बाद कर दी इस शख्स ने मेरी। पता नहीं क्या सोचकर मैं इसके कमरे में गई थी। दिल अजीब से अंदाज में धड़का था। वो दोनों साथ ही कमरे से बाहर निकले। सारे मेहमान जा चुके थे। जिस वक्त वो दोनों हॉल में पहुंचे, आज़म अफरीदी ने बड़ी खुशी से इनका स्वागत किया। अमायरा को कहीं से महसूस ना हुआ कि वो इस पर गुस्सा है या उन्होंने इससे कोई बदला लिया है। भाई बड़ा चुनकर दामाद लिया आपने, बहुत मेहनती है। मुझे तो यकीन नहीं आता इसने तुम्हारी कंपनी में नौकरी करने के साथ साथ अपना स्टार्टअप शुरू कर लिया। ऐसे काबिल लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं? आज़म अफरीदी के बिजनेस पार्टनर की आवाज़ थी। अमायरा को सुनकर हैरत सी हुई। न जाने कितने लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है इस शख्स ने। वो चिढ़कर चेहरा फेर कर खड़ी हो गई। समारोह चलता रहा, मेहमान रुखसत होते रहे। वो यूं ही खुशी से सबसे मिलता रहा सर उठाकर। यही तो बात की थी इसकी, जिसने अमायरा को मजबूर किया, मगर अब वो इसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। समारोह खत्म हुई तो वो इसकी तरफ आया। मुझे आउट हाउस में से अपना कुछ सामान लेना है और तुम्हारे डैड के घर होते हुए भी जाएंगे। वो इससे कहकर आगे बढ़ गया। वो पूरी तरह जल उठी। और कोई दौलत समेटनी होगी मेरे डैड के घर से। अब पता नहीं किस बात का इरादा है। इतना बड़ा घर मौजूद है, फिर भी हमारे आउट हाउस में रहता था। जानबूझकर चढ़कर इसके पीछे बाहर निकल आई। फिलहाल बदला लेने का वक्त नहीं था। गाड़ी में इसके बराबर बैठते वो खामोशी से चेहरा फेर कर देखने लगी। जिस वक्त वो लोग घर में दाखिल हुए, अफरीदी ने मिलकर अपने कमरे में चले गए थे। वो आउट हाउस में आकर अपना सामान एक सूटकेस में रखने लगा। वो चिढ़कर दाएं बाएं देखती रही थी। और कितना वक्त लगेगा तुम्हें? मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। इसके झुंझलाते हुए अंदाज में बोलने पर वो मुड़ा था। आराम करना है तो कर लें आप। घर ये बेड आपके लिए नया तो नहीं है। इसके अंदाज में मतलबी धार उतर आई। अमारा तड़प कर पलटी। मेरी एक रात की भूल को बार बार बहाना बनाकर मेरे सामने पेश मत करो। हाँ ठीक है कि उस रात इस कमरे में मैं आई थी, मगर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था जो तुम समझ रहे हो। खुद को ना मालूम कौन सी दुनिया का हीरो समझते हो। वो चिढ़कर पलटने लगी थी जब इसने एक झटके से अमायरा की कलाई थामकर इसके सामने खड़ा किया। इस रात कैसे खुद पर सब्र किया था मैं भी नहीं जानता, लेकिन आज सब्र नहीं हो रहा। कसम से दिल चाहता है घर जाने का इंतजार न करूं। इस कदर हसीन लग रही हो तुम। धीरे से इसकी गर्दन पर हाथ रखते इसकी आंखों में देखकर बोला था। अमायरा की रगों में खून रुकने लगा। आपसे तुम का फासला इसने बड़ी तेजी के साथ तय किया था, मगर वो अपने दिल का क्या करती जिसे इस पर बहुत गुस्सा था, बल्कि नफरत थी। दोनों हथेलियों से इसे पीछे धकेल दिया। वो गुस्सा करती आउट हाउस से बाहर निकल गई। पीछे कमरे में मौजूद फैज ने मुस्कुराकर एक निगाह इस पर डाली और अपना सामान लेकर इसके पीछे पीछे बाहर निकल आया।
आउट हाउस का दरवाज़ा लॉक करते इसने चाबी चौकीदार के हवाले कर दी थी। जिस वक्त वो वापस घर आए, काफ़ी रात बीत चुकी थी। वो वॉशरूम में घुसा तो अपने हील्स उतारकर उछालते वो बिस्तर पर लेट गई थी। इसके बाहर निकलने का इंतज़ार नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी जब वो बाहर निकले, वो सो चुकी हो। आज रात वो इस जैसे मामूली कर्मचारी को और कोई मौका नहीं देने वाली थी, और ऐसा ही हुआ। फैज़ शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकला तो वो गहरी नींद में थी। ज्वेलरी भी नहीं उतारी, इतनी जल्दी थी सोने की, वो बड़बड़ाया था। नींद में डूबी अमायरा को महसूस हुआ किसी ने धीरे से इसके कानों में पहने भारी झुमके उतारे थे। मर्दाना उंगलियों का स्पर्श इसे खुद पर महसूस होता रहा, मगर इसने आंखें न खोली। अगले दिन वो दोपहर के वक्त घर आया तो इसके हाथ में चंद टिकट्स थे। वो जो रिश्तेदारों में घिरी बेजार हो रही थी, इसे आता देखकर इसे सुकून मिला। कम से कम अब बहाना करके कमरे में तो जा सकती हूँ। और वाकई ऐसा ही हुआ था। इसे आते देखकर रूबी बेगम ने सारे रिश्तेदारों को दूर भगा दिया। बहू को कमरे में ले जाओ फैज़, सुबह से औरतों ने इसे आराम नहीं करने दिया। मैं तुम दोनों का खाना कमरे में भिजवाती हूँ, इन्होंने प्यार से कहा था। अमायरा खामोशी से उठकर कमरे में चली गई। इसने एक नज़र फेस की तरफ नहीं देखा था। तुमने तो बताया नहीं था, इसलिए मैं खुद ही हनीमून के टिकट्स ले आया हूँ। मलेशिया तुम्हें पसंद है? एक बार तुम्हारे डैड ने बताया था कि तुम अपने दोस्तों के साथ मलेशिया जाना चाहती थी, मगर इन्होंने जाने नहीं दिया। वो बहुत दोस्ताना अंदाज में कह रहा था, जैसे इनके बीच कभी कुछ बुरा हुआ ही ना हो। अमायरा ने जलकर इसकी तरफ देखा। तुम अकेले ही चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ मलेशिया तो क्या, घर से बाहर तक जाने का भी शौक नहीं है। और अब ये हनीमून के टिकट्स के पैसे कहाँ से आए हैं तुम्हारे पास? हाँ, जहाँ तक मुझे याद है तुम तो एक मामूली से मैनेजर हो मेरे डैड की कंपनी में। दोनों हाथों से लूट रहे हो ना मेरे डैड को। वो तंज अंदाज में कहती दोनों हाथ कमर पर रखकर इसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। फैज़ ने गहरी निगाह से इसका जायजा लिया। इसके बालों में प्राकृतिक कर्ल पड़े थे और इसके बाल बहुत घने थे। जैसे इस वक्त वो दाएं कंधे पर डाले बहुत उलझे हुए अंदाज में खड़ी थी। जी मोहतरमा, मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही गलत जानकारी है आपको। इतने बुरे हालात नहीं है मेरे। मैं आपके डैड की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता ज़रूर था, मगर मेरे साथ साथ अपना एक स्टार्टअप भी शुरू कर रहा था। तुम्हारे आउट हाउस में शिफ्ट होने का मकसद बस इतना ही था कि कंपनी का काम घर में देख सकूं, क्योंकि आज़म अफरीदी फ़िलहाल नहीं चाहते थे कि मैं इनकी कंपनी छोड़ूं। कुछ ज़रूरी सौदे हुए थे। इस दौरान मेरा अपना स्टार्टअप का काम भी था और खुशकिस्मती से वो कामयाब रहा और अब अच्छा खासा मुनाफा दे रहा है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन मैं अभी एक कारोबार का मालिक हूँ, और अब क्योंकि मेरा अपना कारोबार हो चुका है और तुम्हारे डैड के सौदे भी अंतिम हो चुके हैं, तो मुझे इनकी कंपनी में बतौर मैनेजर काम करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए प्लीज़ मेरे ऊपर से ये टैग हटा दीजिए कि मैं आपके डैड की कंपनी में एक साधारण मैनेजर हूँ। हाँ, इन्होंने मुझे एक और जिम्मेदारी सौंप दी है। अब मैं उनकी बेटी का एक साधारण सा शौहर हूँ, जिसे वो भाव देने का भी ज़रूरत महसूस नहीं करती। सीने के ऊपर हाथ रखकर वो हल्का सा झुककर कहता। अमायरा को जहर लगा। वो तेज़ी से चेहरा मोड़ गई थी। उस रात का अपमान वो चाहकर भी नहीं भुला पा रही थी। वो चाहती थी वो फैज़ से इस सिलसिले में बात करे, मगर वो तो जैसे इस बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता था। इसके लिए सब कुछ सामान्य था। वो दोनों पति पत्नी थे जिनके बीच मानसिक समझ थी, दोस्ती थी, मगर वो अपमान के एहसास से अंदर ही अंदर जल रही थी। यकीनन डैड ने इसे मजबूर किया था मुझसे शादी करने के लिए, वरना इस तरह जिस तरह फैज़ ने मुझसे नफरत का इजहार किया था, मैं मान ही नहीं सकती कि वो मुझसे शादी करने का इच्छुक हो। इसकी आंखों में आंसू तर आए कि इतनी कम कीमत थी मैं डैड के लिए कि एक मामूली सी गलती पर उन्होंने मुझे एक ऐसे शख्स के हवाले कर दिया जो मुझे बोझ समझकर कबूल करता है। मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ, हसीन हूँ। ऐसी बीवी किसी को भी मिले तो वो खुशी खुशी राजी हो सकता है, मगर फैज़ के लिए मैं इसके दिल की इच्छा नहीं। ये बात तो मैं भी जानती हूँ। खिड़की से बाहर झांकते हुए अपनी ये सोचों में गुम थी। वो टिकट टेबल पर रखकर चला गया, पता नहीं कहाँ। इसने अमायरा को भी बताना ज़रूरी नहीं समझा था। अमायरा ने चेहरा मोड़कर इसे देखा। बेड के साथ इसका वो बड़ा सा सूटकेस रखा था जो वो कल आउट हाउस से लेकर आया था। ना मालूम किस ख्याल के तहत वो चलती हुई सूटकेस तक आई। सूटकेस खोलकर अंदर मौजूद फैज़ के गोल मोल किए हुए कपड़े बाहर निकालने लगी, और इन्हीं कपड़ों के बीच इसे वो कुछ मिला जिसने इसे हैरान करके रख दिया।
वो एक भूरे रंग का लिफाफा था जिसके अंदर ढेर सारी तस्वीरें थीं। कांपते हाथों से अमायरा ने वो सारी तस्वीर बाहर निकाली। वो तस्वीरें इसकी थीं, अपने कमरे में चलते फिरते, टेरेस पर खड़े, किसी जगह पर वो कॉलेज बैग कंधे पर डाले बाहर निकल रही थी, कहीं पर चाय का कप हाथ में लिए टेरेस पर खड़ी थी और किसी जगह वो लॉन में दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी। ये सब इसके घर की तस्वीरें। क्या ये शख्स मेरी जासूसी कर रहा था? इसका दिल दहल उठा। तस्वीर हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। दरवाज़ा एक बार फिर खुला था। इसने अविश्वास निगाहें उठाकर देखा। वो अंदर दाखिल हो रहा था। इसके लबों पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट थी। अरे, मैं तो पकड़ा गया। वो इसी सुकून से बोला, ये सब क्या है? क्या कर रहे थे तुम हमारे आउट हाउस में? क्यों तुमने मुझसे शादी की है? क्या प्लान है तुम्हारा? अगर तुम कौन हो? फैज़ अहमद अली। क्या चाहते हो तुम मुझसे? इस रात तुमने मेरी बात तक नहीं सुनी। मैं वहाँ तुमसे प्यार का इज़हार करने आई थी, तुम्हें बताने आई थी कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, शादी करना चाहती हूँ तुमसे। कोई गलत नियत, गलत इरादा नहीं था मेरा। ऐसा हो भी किस तरह सकता था? मैं इतनी गिरी हुई लड़की नहीं, मगर तुमने मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया, मुझे धुतकार कर वहाँ से बाहर निकाल दिया, मेरे डैड की नज़रों में मुझे शर्मिंदा कर दिया और फिर अब मुझसे शादी कर ली। आखिर तुम चाहते क्या हो? वो अचानक फूट फूट कर रोने लगी थी। फैज़ के लबों से मुस्कुराहट गायब हुई। वो गंभीर निगाहों से अमायरा को देखता रहा और फिर धीरे से बोला। इसने ज़मीन पर गिरी हुई तस्वीर को उठाया। मैं तुम्हारी जासूसी करके क्या करूँगा अमायरा? तुम्हारे डैड मुझ पर भरोसा करते थे। मैं चाहता तो घपला कर सकता था, कंपनी से जितनी रकम चाहता था, मगर मैं ऐसा क्यों करता? तुम्हारी तस्वीरें खींचने का मकसद वो नहीं जो तुम समझ रही हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा था, बहुत प्यार, मगर अपनी और तुम्हारी स्थिति का फ़र्क मैं अच्छी तरह जानता था, मगर खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हें नज़र भरकर देखने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी, इसलिए जबकि इसे तुम्हारी तस्वीर पर उतार लेता था और इसका प्रिंट आउट निकाल के तुम्हारे एक नक्श को याद किया मैंने, और तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ एक मजाक है। किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई और बस तुम्हें पाने के लिए मैंने कितने प्रयास किए ये मैं खुद भी नहीं जानता। वो हल्का सा कड़वा हुआ। उस रात जब बारिश बरस रही थी और तुम मेरे कमरे में आई थी, तुम्हें अंदाज़ा नहीं तुमने मेरे जज्बात को क्या चिंगारी दिखाई कि मैं अपने आप से घबरा गया। वो रात का वक्त था अमायरा, और तुम मेरे करीब थी। वो लड़की जिसके ख्याल से मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर रही थी। मैं तुम्हें गुस्से में डांटता न तो और क्या करता। तुम तो शायद गलत नियत से नहीं आई थी, मगर मैं खुद पर काबू नहीं रख सकता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं या तुम्हारी नज़रों में मेरा एक गलत छवि बने। और वैसे भी तुम उस घर में अमानत थी और आज़म साहब की बेटी के ऊपर मैं गंदी नज़र नहीं डाल सकता था। मैं तो खुद से घबरा गया था, इसने वो सब कुछ किया। और फिर आज़म साहब ने मुझे बुलाकर जब साफ साफ पूछा तो मैंने इन्हें बता दिया कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं अपना कारोबार शुरू कर चुका था, सो इन्हें मेरी आर्थिक स्थिति से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे डैड एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए उन्होंने मेरी शादी की दरख्वास्त को कबूल कर लिया और आज तुम मेरी बीवी हो, मेरे घर में हो। मैं जानता हूँ ये घर तुम्हें पसंद नहीं, ये छोटा है, तुम्हारी शान के मुताबिक नहीं, मगर बहुत जल्द मैं एक नया घर बनवा लूँगा जो तुम्हारी पसंद के मुताबिक होगा। क्या इतना सा भी काफ़ी नहीं मेरी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए अमायरा? या तुम अब भी बस एक रात की बदगुमानी को दिल पर छाए रहने दोगी? वो बहुत जल्दी से कहते उसके करीब आकर इसका हाथ थाम चुका था। अमायरा की निगाहों में बेयकीनी थी, कितना सब कुछ हो गया और वो इतनी अनजान थी। आखिर फैज़ की निगाहों से झलकती मोहब्बत उसे क्यों नहीं दिखाई दी? वो सच ही तो कह रहा था। इस रात अगर वो इसके साथ कुछ गलत करना चाहता तो इसे रोकने वाला कौन था? वो खुद अपनी मर्जी से इसके कमरे में गई थी। इसने धुतकार कर इसे कमरे से निकाला नहीं था, इसे बचाया था अपने आप से। और वो इतनी बेवकूफ़ थी कि इस बात पर इससे नाराज़ होती रही। मैं चाहती थी कि इस रात मेरे साथ कुछ गलत हो और मैं दुनिया को मुंह दिखाने लायक न रहूं। वो अपनी सोच पर खुद ही शर्मिंदा हो गई कि तुम्हारे दिल से मेरे खिलाफ नफरत कुछ कम नहीं होगी। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ यार,
अब और कैसे यकीन दिलाऊं, वो जैसे बेचारगी से कहता, इससे पूछ रहा था। अमायरा के लबों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। नफरत और बदगुमानी के बादल छटे थे, तो इसे सब कुछ साफ नजर आने लग गया था कि ये शख्स एक अच्छे दिल का मालिक था, इसकी पहली चाह था और अब आखिरी भी। मुस्कुराते हुए इसने फैज को खुशादा सीने से अपना सर टिका दिया। अमायरा के बाजू की गिरफ्त अपने गिर्द महसूस की। वो खुलकर मुस्कुरा दी। यही तो नई जिंदगी की शुरुआत थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।